My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAC program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैक के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय देयर, वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम जीके डिस्कस करेंगे फॉर मे वीक 1। ये जो है क्लैक के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा आपके लिए। एज यूजुअल सेशन का फॉर्मेट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। हम मे वीक 1 में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पहले मेंशन करूंगा मैं, और फिर उन टॉपिक्स पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। राइट, तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। वेल, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे एक अपडेट आया है। अरिंकोपन करके एक एलिफेंट को कैप्चर किया गया केरला में। अभिलाष टॉमी स्क्रिप्ट मैरीटाइम हिस्ट्री, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। रिहैब, जेल की जगह रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में, ये बात न्यूज में आई है बाई कोर्ट्स। ई फार्मा पे रेगुलेशन होना चाहिए। उज्बेकिस्तान ने एक नया रेफरेंडम करने वाला है। वो चेस चैंपियन नए बने हैं। मैग्नस कार्लसन को कि पिछले 5 साल जीतने के बाद जो है नया चेस चैंपियन चाइना के शहर से विन किया है उन्होंने। और कंसेंसुअल डाइवर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वेट टाइम हम कम कर देंगे। सेक्शन 142 के अंडर हम इमीडिएटली प्रोसीड कर सकते हैं डाइवर्स के लिए। चाइनाज एंटी एस्पियनाज लॉ, जो नया उन्होंने लॉज में अपडेट अमेंडमेंट किया है। आसियान और इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ। ब्लिंकिट के वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ है। ईयू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक लेजिस्लेशन पास किया। मणिपुर में राइट्स हुए। गोफर्स ने इंसॉल्वेंसी के लिए डिक्लेरेशन किया। और वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट्स। ऑटोमेशन ऑफ इंडियन आर्मी, काफी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं अगले कुछ सालों में। और फाइनली ईयू ने कार्बन पे भी एक कार्बन टैक्स लिवाई करने का एक प्रपोजल पेश किया है। राइट, और इंडिया का उसका क्या जवाब रहेगा। चलिए इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे एज यूजुअल। पहला टॉपिक कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में प्रपोज्ड है। 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इसको स्टे दे दिया है इस प्रोजेक्ट पे, और बोला है कि भाई अप्रूवल जरा वापस एग्जामिन कीजिए। राइट, तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? वेल, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी ने जो है कौन से एक्ट के वायलेशंस को फ्लैग ऑफ किया है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2017 के मुताबिक जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और रिलेटेड लैंड एक्विजिशन होती है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली ये रूल्स जो है अपडेट हो चुके हैं। 2021 में आई थिंक फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स पे एक नया अमेंडमेंट सेंटर ने किया है, जिसके बेसिस पे ये जो रूलिंग है ये रिपील हो गई है। राइट, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को जो है 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 30 साल में। बट इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? निकोबार आइलैंड की जो फ्लैगशिप स्पीशीज है वो कौन सा जानवर माना जाता है? एंड फाइनली अंडमान निकोबार का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है दैट मेक्स इट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। निकोबार आइलैंड्स में के नॉर्दर्न मोस्ट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडोनेशियन आर्चिपेलागो से केवल 150 किलोमीटर दूर है। तो ये पॉइंट कौन सा है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का? और जो इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसका एक बहुत बड़ा एलोकेशन, तकरीबन 41,000 करोड़ का एलोकेशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
बनाने के प्लान के लिए है। तो इस पोर्ट को बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया का जो ट्रांसशिप्ड कार्गो है उसका कितना परसेंटेज जो है इंडिया के बाहर हैंडल होता है, राइट। और मेजोरिटी जो है उसमें श्रीलंका में होती है हैंडलिंग। तो व्हाट इज द परसेंटेज जो इंडिया से बाहर हैंडल होती है इंडिया की कार्गो। एंड फाइनली, क्योंकि हम लोकल कम्युनिटीज और ट्राइब्स के लैंड राइट्स की बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो इससे पहले कौन सा एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस हुआ था जिसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट को अपोज करके लोकल कम्युनिटीज ने एक एक सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग भी निकलवाई थी, राइट। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट। तो आंसर्स देखेंगे। एनसीएसटी ने जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के वायलेशंस की बात करी है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के मुताबिक लैंड एक्विजिशन और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए पहले आप लोकल कम्युनिटीज से आप कंसेंट लेंगे, राइट। और यही रूल जो है 2021 के अमेंडमेंट में चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये ओनर्स जो है सेंटर से निकाल करके स्टेट को दे दिया है। तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द नेसेसरी अप्रूवल्स, और सेंटर जो है प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, राइट। सो दैट्स द स्लाइट प्रॉब्लम जो अभी ऑपोजिशन इस प्रोजेक्ट के लिए भी काफी लाउडली रेस की जा रही है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है 72,000 करोड़ है, और इसमें से ये अगला क्वेश्चन जो है, निकोबार आइलैंड का फ्लैगशिप स्पीशीज क्या है। लेदरबैक टर्टल, लेदरबैक सी टर्टल इज द फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ द निकोबार आइलैंड्स। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो केवल 150 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया से, वो उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। और हमने 72,000 करोड़ की बात करी, उसमें से 41,000 करोड़ जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इंडिया का 75% इंटरनेशनल कार्गो जो है इंडिया के बाहर हैंडल होता है, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाई इंडिया वुड वांट टू हैव दिस प्रोजेक्ट टू गो थ्रू एंड दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बन जाए। और फाइनली जो लैंडमार्क केस था जिसमें लोकल कम्युनिटीज ने अपोज किया था, वो ओडिशा माइनिंग कंपनी का जो प्रोजेक्ट था नियमगिरी हिल्स में, उसमें यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, और बोला था कि भाई आपको लोकल कम्युनिटीज से पहले परमिशन देनी पड़ी, राइट। सो दैट्स द लैंडमार्क केस आई वाज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अरिकोपन करके जो एक वाइल्ड टस्कर है, एक एलिफेंट है, हाथी है, जो काफी उसने हैवक मचा रखा है पिछले कुछ सालों से। इनफैक्ट केरला के स्टेट में काफी डेथ्स हुए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली भी एक डेथ जो है अरिकोपन के लिए को श्रेय दिया जाता है उसका, राइट। सो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश जारी। अरिकोम्पन जो है मतलब काफी टाइम से न्यूज में है, तो अरिकोम्पन द नेम इटसेल्फ इज गिवन, इट्स पार्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो इसका नाम क्या है, somebody who likes what, एंड जो प्लान है वो अरिकोम्पन को पकड़ के उसको एक ट्रेन्ड कैप्टिव एलिफेंट की जगह की तरह उसको ट्रेन करे जाने की प्लान है। और ये कई बार वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैप करके आप उसको ट्रेन कर लेते हैं ताकि अगले वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए आप उसको यूज कर पाए। तो इसके लिए क्या नाम दिया जाता है। और केरला हाई कोर्ट ने जो है अरिकोम्पन केस में ऑब्वियसली द सिविल राइट एक्टिविस्ट ने जो है केरला हाई कोर्ट में पिटिशन डाला, और उन्होंने बोला कि भाई अरिकोम्पन को जो है वाइल्ड से कैप्चर करके कैप्टिविटी में रखा जाएगा। ये प्रोटेस्ट किया इस मामले में। तो केरला हाई कोर्ट ने फिर क्या उसमें जजमेंट दिया, क्या डायरेक्शन दिया। और ऐसा एक और टस्कर जो है इसी साल कैप्चर किया गया, ट्रैंकुलाइज करके उसको कैप्चर किया गया। उस टस्कर का नाम था PT7 या पालक्काड टस्कर 7। तो उसको कैप्चर करके ट्रेन करके उसको रीनेम किया जा रहा है बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड लोकल कम्युनिटीज। तो उसको क्या नाम दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है। और 2012 में एक लेजिस्लेशन पास किया जिसके अंडर सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इनवायलेट जोन्स क्रिएट किए जाएंगे फॉरेस्ट के। तो ये कौन सा लेजिस्लेशन था। तो आंसर्स देखेंगे। अरिकोम्पन में अरी जो है मींस राइस, तो अरिकोम्पन मींस somebody who likes राइस। और इस हाथी के साथ जो है काफी रेगुलरली देखा जाता है कि रेशन की दुकानों में ये जाकर के राइस के बैग्स को की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट लोकल ऑफिशियल्स नो, और उसी को ट्रैप करने के लिए भी यूज किया जा रहा है इसको। और एक बार अगर पकड़ ले अरिकोम्पन को, तो उसको एक ट्रेन्ड एलिफेंट बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया जाता है कुमकी का, राइट। तो कुमकी बनाया जाएगा। कुमकी काफी सारे एलिफेंट्स को पहले भी बनाया जा चुका है।
और केरला हाई कोर्ट ने जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया कि आप अरिकोपन को जो है वाइल्ड में ही छोड़ेंगे, उसको कैप्टिविटी में नहीं रखेंगे। और इससे पहले जो PT-7 द पालाकाड टस्कर 7 को जब कैप्चर किया गया था, उसको धोनी के नाम से रिप्लेस किया गया था। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये क्रिकेट फैन है, बट नहीं, इसको धोनी नाम के एक शहर से कैप्चर किया गया, इसलिए उसको धोनी का नाम दिया गया है। और 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2022 में, जिसके अंडर इनवायलेट जोन्स बनाए गए फॉरेस्ट के, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी ही नहीं हो सकती है, और वहां ट्राइबल्स और फॉरेस्ट के राइट्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बता दूं आपको कि जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस पे अगर आपको एडिशनल रिसर्च करना है, एडिशनल पॉइंट्स क्यूमुलेट करने हैं, क्योंकि याद रखिए क्लैट के एग्जाम में किसी भी प्रैक्टिस सेट में 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, राइट? यूजुअली 7 आते हैं, बट आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी सेट। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही वेरिएबल होते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमने आपके लिए रिसर्च लिंक्स कंपाइल करके वहां सॉल्यूशंस में डाल रखे हैं, राइट? इसका बेनिफिट ये है कि एक तो साइन अप करके आप इन सब क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट रिवीजन के लिए आप एक्सेस कर पाएंगे, और फिर उस टेस्ट में लिंक्स जो है, आपको रिसर्च लिंक्स जो है हम प्रेजेंट करेंगे, तो आप अपना अलग से रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभिलाष टोमी रिटायर्ड कमांडर है नेवी के, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया जाता है ऑन अ बोट, अनइंटरप्टेड बोट में। इनफैक्ट अभिलाष टोमी को 236 दिन लगे सी में, अकेले उन्होंने अपनी जहाज बयानत के नाम से जहाज थी, जिसमें उन्होंने ये फीट हासिल किया, राइट? तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसी साइकिल में जो है पहली वुमन एक बनी जो गोल्डन ग्लोब रेस को जिन्होंने कंप्लीट किया, उनका नाम क्या है? और 1968 में पहली बार ये वाला फीट जो है जारी किया गया था। इनफैक्ट जिस पर्सन ने ये फीट किया था, उन्हीं के नाम से ये गोल्डन ग्लोब रेस जो है कंडक्ट किया जाता है, उन्हीं के अचीवमेंट को कमेमोरेट करने के लिए ये रेस की जाती है। तो उनका नाम क्या था? और इंडिया की पहली वुमेन सेलर कौन है नेवी, सॉरी वुमेन सेलर कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया? इनफैक्ट इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे पहली बार इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स को भेजा, तो वो कितने भेजे थे हमने, क्वालिफाई कितने कर गए थे? और फाइनली नेवी डे का दिवस मनाया जाता है हर साल दिसंबर 4 तारीख को, और ये दिवस जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट कौन से वॉर में एक की मोमेंट था, एक की ऑफेंसिव था? आंसर देखेंगे। कर्स्टन नौशाफर ये थी जो पहली महिला जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस का कंप्लीशन किया, और पहली बार गोल्डन ग्लोब रेस को रॉबर्ट नॉक्स जॉनस्टन ने कंप्लीट किया था, और उन्हीं के फीट को जो है सेलिब्रेट की जाती है इस रेस के द्वारा। पहली वुमेन रेत्रा कुमनन जो है क्वालिफाई करा उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के। उनके अलावा 3 और सेलर्स थे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था 2021 के ओलंपिक्स के लिए। काफी लैंडमार्क मोमेंट था इंडिया के लिए ये। होपफुली अगले ओलंपिक्स में इनका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। और फाइनली 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ही नेवी डे के नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। वेल, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है नारकोटिक ड्रग्स के लिए को डीक्रिमिनलाइज करने का एक प्रपोजल रखा है कि अगर आप नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, तो आपको जेल डालने की जगह आपको एडिक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आपको रिहेबिलिटेशन और मेंटल केयर प्रोवाइड, साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करना चाहिए, राइट? तो ये प्रपोजल रखा है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक सब्सटेंस सर्वे कंडक्ट किया था 2018 में इन ऑन बिहाफ ऑफ द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री? इस सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा यूज्ड सब्सटेंस इंडिया में कौन सा है? 17% अडल्ट जो है सब्सटेंस को यूज करते हैं। ये कौन सा सब्सटेंस है? और कौन सा लॉ है जो नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के कंजम्पशन से डील करता है?
और इस लॉ के मुताबिक कितनी पनिशमेंट, जेल टर्म कितनी मिलती है अगर आप अगर आप इस चार्ज में आप पकड़े जाते हैं तो। एंड फाइनली सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की कैंपेन का नाम बताइए जिसमें वो जो है ड्रग रिडक्शन, ड्रग डिमांड की रिडक्शन के लिए कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है। तो इस कैंपेन का नाम क्या है? आंसर्स इनके देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। तो एम्स है जिन्होंने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे एक सब्सटेंस सर्वे किया था, और इसी सर्वे में पता चला कि नंबर 1 यूज सब्सटेंस जो है वो है अल्कोहल। 17% अडल्ट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और नंबर 2 पे कैनबिस या गांजा आता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लॉ है जो कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को डील करता है? वेल, दैट्स द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। और इस लॉ के मुताबिक जो है आपको मैक्सिमम 1 साल की जेल हो सकती है और 20,000 रुपए की फाइन भी लागू हो सकती है आप पे। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है कैंपेन किया है नशा मुक्त भारत अभियान। तो इस कैंपेन में वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है, यंगस्टर जो है, ड्रग्स को ना प्रेफर करें, उनका डिमांड ड्रग्स का जो है कम हो जाए। इनफैक्ट इसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हीं को भी देख लेते हैं। इसी कैंपेन के अवेयरनेस के लिए सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो है टाइप्स किए हैं, कुछ एमओयू किया है उन्होंने किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। 2 ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, उनका नाम बताइए। और फाइनली, क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम ड्रग कंजम्पशन की, तो इसको करने वाला, टोटली डिक्रिमिनलाइज करने वाली कौन सी पहली कंट्री थी वर्ल्ड में? तो आंसर है इनके, वेल, एमओयूज जो है वो ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एमओयू किया है। और एक और एमओयू जो है अभी साइन करा है विद आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ, जो श्री श्री रविशंकर जी चलाते हैं। और फाइनली डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ड्रग्स जो है पोर्चुगल में सबसे पहले हुआ था। 2001 की बात है, ये काफी पहले ये स्टेप उन्होंने ले लिया था, और उनकी काफी सक्सेसफुल भी माना जाता है। और इनफैक्ट इट वाज इवन बिफोर सम ऑफ द लीडिंग वेस्टर्न कंट्रीज। यूएस में भी सारे स्टेट्स में भी ये अभी ये डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक बात है, ई फार्मा का रेगुलेशन होना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है इस बात को नोट करी। इनफैक्ट एक पार्लियामेंटेरियन कमिटी भी थी जिसने उनको इस बात पे दबाव डाला है कि भैया ई फार्मा पे रूल्स फ्रेम कीजिए और उनको फ्री रन ना दीजिए, राइट? क्योंकि कस्टमर्स को चीट किया जा रहा है, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और जो सब्सटेंस अब्यूज होता है उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन है कि एक सर्वे किया गया था ई फार्मेसी मार्केट पे, और इसका रिपोर्ट जो है 2022 से 27 के टाइम फ्रेम पे बनाया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन फार्मेसीज, ई फार्मेसीज का डिमांड 2021 में कितने रुपए का उनका बिजनेस हुआ था? इनफैक्ट 2027 तक प्रोजेक्शन जो की जाती है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की का एक्सपेक्टेशन है, ट्रिपल थोड़ा ज्यादा इनफैक्ट। और कौन सा रेगुलेशन इंडिया में जो है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स से डील करता है? और ड्रग्स जो ई फार्मेसीज और ड्रग्स हैं, इनको रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंटमेंट किन को मिला है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है, राइट? तो आंसर देखेंगे, तकरीबन 25 बिलियन रुपीस का जो है मार्केट साइजिंग है ऑनलाइन फार्मेसीज का। इट्स स्टिल वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंडियाज फार्मेसी मार्केट, बट ई फार्मेसीज जो है तकरीबन 90 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 4 या 5 सालों में, ये प्रोजेक्शन है इस रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया में ड्रग्स जो है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर आते हैं, और जो इंडिया में ड्रग्स को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेंट्रल CDSCO, विच इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और CDSCO के जो हेड है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट किया गया रिसेंटली, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ई फार्मा पे 2 क्वेश्चंस और है। ये जो CBCDC जो ऑर्गेनाइजेशन है रेगुलेशन करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो है 20 के करीब ई फार्मेसी कंपनीज को शो कॉज नोटिस भेजा था,
which includes some of the popular ones like Tata 1mg, NetMeds, Practo वगैरह। तो इनको ये शो कॉज नोटिस किस वजह से दिया गया? और फाइनली जैसे मैंने बताया था, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी थी, विच इज द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स। इन्होंने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि भाई आप किस चीज को, ई फार्मा के रूल्स को फाइनलाइज करें, ड्राफ्ट रूल्स ई फार्मा के आप फाइनलाइज करें। एंड आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन है कि भाई ड्रग्स की सेल जो है वो मॉनिटर होनी चाहिए। मतलब ऐसे ड्रग्स नहीं बेचे जाने चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे जो अलाउड नहीं है रिटेल सेल के लिए, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप ड्रग्स नहीं सेल कर सकते हैं। इन्हीं बातों के लिए जो है शो कॉज नोटिस सेंड किया था ऑलमोस्ट 20 ऑड रिटेलर्स को, ई फार्मेसी रिटेलर्स को। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। ये उज्बेकिस्तान में रेफरेंडम अनाउंस किया है, जिसमें कि लोगों से, सिटीजन से जो है पब्लिकली किसी बात पे वोटिंग होगी, और ये मई के पहले संडे में को प्लान्ड है। एंड दिस इज द थर्ड रेफरेंडम जो उज्बेकिस्तान ने किया है सिंस इट बिकेम इंडिपेंडेंट वे बैक इन 1991। सोवियत यूनियन से ये टूट करके 35 मिलियन की एक कंट्री फॉर्म हुई थी, राइट। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला जो रेफरेंडम है वो किस विषय के लिए है। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी तो उनका भी नाम बताइए। और इस प्रपोजल, इस रेफरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट क्रिटिक्स क्या वो कहते हैं। वो उनका क्रिटिक्स का कहना है कि प्रेसिडेंट के टर्म को भी जो है इसमें एक्सटेंड किया जाएगा, तो कितने साल से ये एक्सटेंड किया जाएगा। और फाइनली उज्बेकिस्तान के पार्लियामेंट जो है उसको क्या नाम दिया जाता है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। ये रेफरेंडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के लिए किया गया है। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है शवकत मिर्जियोयेव, और भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट थे जिनकी मौत हो गई थी उनका नाम है इस्लाम करीमोव। और इस प्रपोजल के अंडर शायद 2 टर्म्स, मतलब 14 साल तक का एक्सटेंशन प्रेसिडेंट रूल का हो जाएगा। याद रखिए, जो शफकत मिर्जियोयेव है वो 2016 में पावर में आए थे, तो उनको मतलब 14 साल का एक्सटेंशन मिलेगा शायद, विच इज क्वाइट अ लॉन्ग एक्सटेंशन। 7 साल का टर्म रहता है यूजुअली। और जो उज्बेकिस्तान के का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ओली मजलिस। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नए वर्ल्ड चैंपियन क्राउन हुए हैं टिंग लिरेन चाइना के, और उन्होंने जो है कंपैट्रियंट इयान नेपोमनियाची को डिफीट किया टाई ब्रेकर में। काफी रोमांचक ये टाई ब्रेकर रहा, काफी रोमांचक ये सीरीज रही। और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि इस साल डैंग लिरेन बने हैं, बट इससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो कौन थे। और डिंग ने जो है मैग्नस कार्लसन के साथ उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए उनको अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहा जा रहा है। और ये एक्चुअली आंसर ही बता दिया मैंने कि मिसिंग कौन थे जिनकी वजह से ये बात हो रही है। और इन्होंने जो है जो मिसिंग थे मैग्नस कार्लसन, उन्होंने क्या रीजन दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में अटेंड करने का। और डिंग लिरेंग की जो रैंकिंग है करंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चेस रैंकिंग में किस नंबर पे आते हैं वो। और फाइनली वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले कौन महिला थी, राइट, और कौन से कंट्री की थी। तो आंसर देखेंगे। लास्ट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है। इनफैक्ट पिछले 5 साल से वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो उन्होंने ही ये वाला टूर्नामेंट स्किप किया इस साल, और उनका स्किप करने का कारण था कि उनको मोटिवेशन नहीं था उनके पास टू 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 कम्पीट एनी मोर इन दिस इवेंट। और डेंग लिरेंग जो है काफी मतलब उनको लकी भी माना जा रहा है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन भी जो है सस्पेक्ट था, और उनको बस इसीलिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिला क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने जो है विड्रॉ किया इस टूर्नामेंट से। और थर्ड पोजीशन पे वो है करंटली चेस रैंकिंग्स के। एंड जू वेनजुन चाइना की ही है जो पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस की जीती थी, राइट। सो दिस द फर्स्ट टाइम कि दोनों मेल और फीमेल वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियंस जो है चाइना को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंसेंसुअल डाइवर्स पे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के का अनाउंसमेंट आया है कि कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जो है 6 से 18 महीनों का जो अवकाश होता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड
फेज ऑफ द डाइवर्स प्रोसीडिंग्स, उसको उसका खुलासा उसको मतलब अवॉइड किया जा सकता है इमीडिएटली। आर्टिकल 20 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को राइट देती है कि वो इमीडिएट सेपरेशन जो है उसके प्रोसीडिंग्स आगे कर पाए। तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बात कही, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यूजुअली कितने जजेस से कॉन्स्टिट्यूट होता है, मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाए पर्टिकुलरली सेंसिटिव मैटर्स में, और सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है कौन से केस में फॉर्म किया गया था। और ये जो 6 से 18 महीने का कूलिंग पीरियड जो दिया जा रहा है करंटली फॉर कपल सीकिंग डाइवर्स, वो कौन से एक्ट के अंदर, कौन से लेजिस्लेशन के अंदर आता है, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, उसके हेड हैं जस्टिस संजय किशन कौल, और मिनिमम 5 जजेस से कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और ये बात जो है आर्टिकल 145(3) ये पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर पाए। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 13 मेंबर्स का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में बनाया गया था। काफी लैंडमार्क केस माना जाता है क्योंकि इसमें जो है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस को चेंज करने का आई थिंक रूलिंग था। 7-6 के वर्डिक्ट से इस केस में फैसला हुआ था, राइट। सो यू शुड प्रोबेबली रीड अप अबाउट दिस केस। 6 से 18 महीने का जो कूलिंग पीरियड है वो हिंदू मैरिजेस एक्ट ऑफ 1955 के अंडर दिया जाता है, राइट। तो यही 6 से 18 महीने का जो पीरियड है, कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि भाई इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस, और उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी सेटअप किए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चाइना ने एंटी एस्पियनाज का लॉ अमेंडमेंट पास किया है, जिसके अंडर रिफॉर्म करके उन्होंने काफी स्ट्रिंजेंट और बना दिया है कि भाई कोई भी स्टेट के अगेंस्ट अगर कुछ गलत कहते हुए अगर कुछ एस्पियनाज एक्टिविटीज में पाया जाएगा तो उसको हम उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं टू एंटी एस्पियनाज लॉ इन चाइना, ये पहले ये लॉ जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इस पे अमेंडमेंट अभी हो रहा है। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स कब इफेक्ट लेंगे, और ऑलरेडी थोड़ा सा एंटी एस्पियनाज लॉ के अंडर काफी कंट्रोवर्शियल है ये लॉ चाइना का। इसके अंडर एक जापानीज और अमेरिकन सॉरी एक जापानीज डिप्लोमेट को अरेस्ट किया गया तकरीबन 1 साल पहले। वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे फॉर हिज कॉन्टैक्ट्स विद अमेरिकन एंड द जापानीज। तो इस हाई प्रोफाइल जापानीज एडिटर का नाम बताइए। एक और पर्सन हिरोशी निशियामा, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे, उनको अरेस्ट किया गया चाइना में। मार्च 2023 की बात है। वो कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड थे। और फाइनली बीजिंग ऑफिस एक बड़ी मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म थी, ड्यू डिलिजेंस फर्म थी, उसके ऑफिस में रेड्स भी कंडक्ट किए। इनफैक्ट उसके ऑफिस को क्लोज डाउन किया गया बाय चाइनीज पुलिस, राइट। तो सॉरी, दिस इज नॉट अबाउट कंसल्टिंग। इनफैक्ट कंसल्टिंग फर्म पे भी रेड नहीं हुआ था, बट उनके ऑफिस में जाकर के आई थिंक सर्च हुआ था, और एटलीस्ट ऑफिशियल्स एंटर्ड द ऑफिस, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। तो इनके आंसर्स देखते हैं पहले। रीसेंट अमेंडमेंट्स जो है 2014 के एंटी एस्पियनाज लॉ में किया जा रहा है, और ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो है 1 जुलाई 2023 से इन फोर्स आ जाएंगी। डोंग यू के नाम से सीनियर चाइनीज न्यूज़पेपर एडिटर है, जिनको अरेस्ट किया गया फॉर हिज कॉन्टैक्ट विद द जापानीज डिप्लोमेट एज वेल एज अमेरिकन्स। और हिरोशी निशियामा जो एस्टेलास फार्मा के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उनको जो है एस्पियनाज एक्टिविटीज के अंडर अरेस्ट किया गया। 2023 की बात है ये, मार्च के। और मिंट्स ग्रुप इज द बीजिंग ऑफिस ऑफ मिंट्स ग्रुप के बीजिंग ऑफिस में, विच इज कंग्लोमरेट विच इज इन्वॉल्व्ड इन कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस, उनके ऑफिस को, बीजिंग ऑफिस को क्लोज कर दिया गया बाय चाइनीज पुलिस, राइट। और इनफैक्ट
बेन एंड कंपनी के भी ऑफिसेस में चाइना के पुलिस ऑफिसर्स जो है एंटर कर गए थे, ऑल्दो उन्होंने क्लोज नहीं किया, शट डाउन नहीं किया ऑफिस को, बट ये काफी डिस्टर्बिंग पीस ऑफ न्यूज था उस कंपनी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आसियान और इंडिया ने जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज किया, इट्स कॉल्ड द AIME, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और साउथ चाइना सी में इन्होंने वॉर गेम्स की एक्सरसाइजेस भी किए, राइट। तो इस पे क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उनका नाम बताइए। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने जो है इन एक्सरसाइज के अलावा 2 इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, विच वाज the Index 23, that is the International Maritime Defense Exhibition, as well as the IMSC, that is the International Maritime Security Conference. तो ये कौन से कंट्री में होस्ट हुआ था? और इंडेक्स का जो है पहला इनॉग्रल एडिशन किस साल होल्ड किया गया था, ये मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन? और जो AIME है, आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसमें इंडिया के कौन से शिप्स ने, नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया? एक शिप का नाम था सतपुरा, दूसरे शिप का नाम बताइए। और आसियान जो है किस साल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं इस पे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार है जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है इंडिया के, और इन्होंने इन एडिशन टू अटेंडिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, इन्होंने इंडेक्स और IMSC को भी अटेंड किया, जो सिंगापुर ने होस्ट किया था इस साल। पहली बार इंडेक्स जो है 1997 में होल्ड किया गया था, और इंडिया के जो नेवल शिप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया AIME में, वो थे सतपुरा और दिल्ली। और आसियान जो है 1967 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय ऑन 8 अगस्त 1967। इनफैक्ट इस पे कोई 2 क्वेश्चंस और है कि आसियान में करंटली कितने मेंबर्स हैं, और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका नाम बताइए, कितने कंट्रीज थे और कौन थे वो? तो आसियान में अभी करंटली 10 मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। और इनमें से जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, राइट। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने एशियान डिक्लेरेशन साइन किया था बैंकॉक में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ब्लिंकिट के वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। जोमेटो के की ओनरशिप ओन कंपनी है ये ब्लिंकिट, जो डिलीवरी करती है। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट जो है डिलीवरी बॉयज के पे आउट स्ट्रक्चर के चेंज को लेकर के, कि उनका पे आउट जो है 25 रुपए से 10 रुपए पर ऑर्डर किया जा रहा है, 15 रुपए पर ऑर्डर किया जा रहा है, और इससे उनकी अर्निंग्स अफेक्ट होंगी। तो इस पे आई थिंक जो बात बनती है कि लेबर प्रोटेक्शन और लेबर के सिक्योरिटी के लिए क्या लॉज है इंडिया में, तो इन पे क्वेश्चन सारे उसी टाइप के बन रहे। क्या नाम से ब्लिंकिट के जो वर्कर्स अभी हैं, किस नाम से जाने जाते हैं ऐसे वर्कर्स जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के दायरे से बाहर आते हैं? इनको क्या नाम से जाना जाता है? काफी पॉपुलर नेम है। और इस कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली लेजिस्लेशन कौन सी थी? और कौन से एक्ट्स हैं जो एम्प्लॉयज को इंडिया में बेनिफिट्स देती हैं? और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली विच आर नॉट एम्प्लॉयज, उनको कौन सा एक्ट जो है बेनिफिट्स देता है, लाइक फॉर प्रोविडेंट फंड एंड मोर? और नया जो लेबर कोड्स इंडिया में पास किए हैं, उसमें गिग वर्कर्स का मेंशन कितने लेबर कोड्स में किया जाता है, राइट? तो आंसर्स है कि गिग वर्कर्स आर दोज हु फॉल आउटसाइड द दायरा ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। और सबसे पहली बार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 में, उसी में गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया। और यूजुअली इंडिया में एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट एंड पे आउट ऑफ बोनस एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को प्रोविडेंट फंड जैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो पास करी गई थी, उसमें ही गिग वर्कर्स का मेंशन है। बाकी जो कोड्स हैं उसमें इंक्लूडिंग सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशंस एंड वेलफेयर, उसमें उनका नाम मेंशन नहीं है। और तो और 2 क्वेश्चंस और है। सितंबर 20, 2021 में एक
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ दीज गिग वर्कर्स। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल किया इन सुप्रीम कोर्ट, और इस पिटिशन की डिमांड है कि गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कौन से पर्व्यू के अंडर ट्रीट किया जाना चाहिए, right? कौन से एक्ट के पर्व्यू के अंडर, राइट? तो आंसर है आईफैट, विच इज द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। इन्होंने पिटिशन फाइल किया डिमांड करते हुए कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008 के अंडर बेसिकली इनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रिकग्निशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ईयू ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक नया एक्ट पास किया है। इनफैक्ट ड्राफ्ट जो है 2000 काफी टाइम पहले से, 2 साल पहले, मतलब 2021 से ये ड्राफ्ट तैयार हो रही थी। इनफैक्ट लास्ट मिनट पे इस पे जनरल एआई जैसे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स जैसे जैसे चैट जीपीटी और बार्ड, इनको कंसिडरेशन में रखते हुए कुछ नए रूल्स भी ड्राफ्ट किए गए इस रेगुलेशन के अंडर, राइट? तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि एक ओपन एआई लैब्स जैसे चैट जीपीटी है, GPT-4 है, उन जैसे एआई लैब्स को जो है 6 महीने के लिए कम से कम रोक देना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस हार्म करेंगे सोसाइटी को और ह्यूमैनिटी को। ऐसा एक मेंशन करते हुए लेटर लिखा गया, बहुत सारे सिग्नेटरीज थे, इस पे 2 बहुत बड़े नाम थे, विच इंक्लूड्स इलॉन मस्क एंड विच अदर पर्सन। और ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी रिलीज की थी, डेवलप करके रिलीज की थी, ओपन एआई के फाउंडर और सीईओ कौन है, और जो एआई एक्ट यूरोपियन यूनियन पास कर रही है, उस एक्ट के अंदर एआई टेक को 4 रिस्क कैटेगरीज में डाला, कितने रिस्क कैटेगरीज में डाला जा रहा है, आई एम सॉरी, आंसर भी मैंने आपको बता दिया। एंड यूएस ने जो है इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए यूएस ने भी जो है एक effort डाला है। They have released a blueprint, and what is it that they have released, जो outline करता है कि भाई harms of AI to economic and civil rights and lays down the principles for mitigating, है ना? तो AI पे रेगुलेशन उन्होंने प्रपोज किया, तो वो क्या चीज है, ब्लूप्रिंट किस चीज का दिया जा रहा है? तो स्टीव वॉजनियाक है, जो इलॉन मस्क के अलावा काफी पॉपुलर नेम है, जिन्होंने ये लेटर साइन किया था। और ओपन एआई के जो सीईओ और फाउंडर है वो है सैम ऑल्टमन। इंडिया में भी वो रिसेंटली आए थे मई के महीने में। और एआई एक्ट के अंडर जो है एआई टेक को 4 रिस्क कैटेगरीज में डाला जाता है: अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड मिनिमल रिस्क कैटेगरी। तो अनएक्सेप्टेबल और हाई रिस्क कैटेगरीज को ऑब्वियसली ज्यादा कीनली रेगुलेट किया जाएगा। और यूएस ने इस बात को नोट करते हुए एआई बिल ऑफ राइट्स, एआई बॉर, जो है उसका एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया रिसेंटली, राइट? अभी तक लेजिस्लेशन पास नहीं हुए, बट ये केवल एक ब्लूप्रिंट है जो हार्मफुल पॉसिबिलिटीज, सोशल और इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज को मेंशन करता है, और उन पे क्या किस टाइप का एक्शन लिया जाना चाहती है, इसको रिकॉग्नाइज करता है वो। इसी पे और क्वेश्चंस हैं कि चाइना ने भी इस बात पे एक नेशनली इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट नेशनली बाइंडिंग रेगुलेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरल एआई। तो ये ड्राफ्ट करके रिलीज करने वाली कौन सी एजेंसी थी चाइना की? और ईयू ने जो है एआई एक्ट के अलावा एक और मेजर एक्ट रिसेंटली रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, लेजिस्लेशन अडॉप्ट किया था। उस लेजिस्लेशन का नाम क्या था? और एआई एक्ट को ब्रीच करने के, रूल्स को ब्रीच करने पे कितनी फाइन, कितना फाइन या जेल टाइम प्रपोज्ड है, राइट? तो आंसर्स है कि सीएसी, द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, ने ये फर्स्ट नेशनली बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास किए ऑन एआई। और इसके अलावा उन्होंने जीडीपीआर, विच इज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो भी पास किया रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने। तो काफी न्यू एज टेक को रेगुलेट करने के लिए ईयू एक्टिव हो गया है। और एआई एक्ट को ब्रीच करने पे 30 मिलियन यूरोस का फाइन लग सकता है, या 6% ऑफ द ग्लोबल प्रॉफिट्स, विच एवर ऑफ दीज इज हायर, उतने तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ऑब्वियसली दिस इज अ बिग रीजन व्हाई कंपनीज आर हेवीली अपोज्ड टू दिस लेजिस्लेशन। मणिपुर में राइट्स हुए नेक्स्ट टॉपिक में, और ऑब्वियसली ये मणिपुर इज बर्निंग, लॉट ऑफ clashes are happening, loss of property and deaths are happening. Almost 9,000 लोगों ने जो है ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च किया स्टेट पे। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं कि मणिपुर में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम बताइए,
मेजर एथनिक ग्रुप्स क्या है मणिपुर में, और कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मणिपुर जैसे कुछ स्टेट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का प्रोविजन देता है, राइट, डायरेक्शन देता है in order to maintain obviously the tribal culture of these states, in these states, and what are जो अभी मणिपुर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके 3 मेन कारण क्या है, इसको जरा लिस्ट आउट कीजिए। और वन ऑफ दोस रीजंस इज एक्चुअली कम्युनिटीज फील कि ये जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये ज्यादा सेपरेट करता है और काफी इलॉजिकली बनाया गया। तो ये बॉर्डर्स जो है किन्होंने बनाए हैं, ब्रिटिश में कॉलोनियलिस्ट्स में किनको इस बात का श्रेय दिया जाता है, राइट? तो आंसर्स है नरेंद्र नाथ बीरेन सिंह, सॉरी नोंगथोम्बान बीरेन सिंह है जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के। और मेजर एथनिक ग्रुप्स जो मणिपुर में पाए जाते हैं वो है नागाज, कुकीज और मेइतेई। और 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। और मेन जो 3 फैक्टर है मणिपुर डिस्प्यूट के लिए वो है कि एक तो लैंड एविक्शंस किए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज से ट्राइबल्स को, और पॉपी कल्टीवेशन इज आल्सो अ मेजर रीजन, क्योंकि जो ड्रग कार्टल्स इन पॉपी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है वो चाहते हैं कि भाई अनरेस्ट रहे और ये लैंड जो है से एविक्ट ना हो जाए, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में ही पॉपी जो है ग्रो किया जाता है। एंड फाइनली एक जो तीसरा मेन कारण है वो है कि मैतेईस जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए। याद रखिए मैतेईस जो है तकरीबन 53% ऑफ द पॉपुलेशन इन मणिपुर है, तो इनको मेजॉरिटी ग्रुप को जो है रिजर्वेशन का मांग जो है इसलिए खटक रहा है। बाकी जो नागा और कुकी ट्राइब्स हैं जो जेन्युइनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको ये बात अपोज्ड है वो इस बात से। एंड फाइनली जो बॉर्डर्स बनाए गए थे कॉलोनिस्ट द्वारा उसमें मेन जो श्रेय दिया जाता है 2 लोगों को दिया जाता है, मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पे मैकमोहन लाइन भी है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, और सिरिल रैटक्लिफ जो सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और सिरिल रैटक्लिफ जिनके नाम से रैटक्लिफ अग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, गो फर्स्ट जो है प्राइवेसी सॉरी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करती है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है नॉट टू सर्विस आवर डेट, सो ऑपरेशंस हम नहीं कर पाएंगे, हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, राइट? तो दिस इज अ बिग क्रैश फॉर दिस न्यू एयरलाइन। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसके अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया की जो रेगुलेट करती है सिविल एविएशन को, उस बॉडी का नाम बताइए। 3 ऐसे एयरलाइंस बताइए रिसेंट पास्ट में जो फेल हो गए, और जो गो फर्स्ट ने जो वॉलंटरली फाइल किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, उन्होंने किस बॉडी को अप्रोच करके ये फाइलिंग्स करी है? वाडिया ग्रुप ने के ओन्ड गो फर्स्ट जो है उनका कहना है कि उनका जो इंसॉल्वेंसी का कारण है वो है कि इंजन मैन्युफैक्चरर एक जो सप्लाई कर रहा है उनको इंजन, उन्होंने काफी फॉल्टी इंजन सप्लाई किए हैं जिसकी वजह से ये फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर पा रहे हैं तो ह्यूज लॉसेस का उनको सामना करना पड़ रहा है, राइट? तो किस मैन्युफैक्चरर को वो ब्लेम करते हैं, इंजन मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली। और इस इंजन मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट गो फर्स्ट ने, वाडिया ग्रुप ने जो है एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल किया था इन विच सेंटर, जिसमें उनको अवार्ड भी मिला था मार्च 2023 में, राइट? तो उस आर्बिट्रेशन सेंटर का, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बताइए। तो आंसर है द DGCA, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जो सिविल एविएशन के रेगुलेशन में जुटी हुई है। 3 एयरलाइंस जो रिसेंट पास्ट में फेल हुई हैं वो एयर डेक्कन, किंगफिशर और जेट एयरवेज है। और गो फर्स्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल किए। यूजुअली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास फाइल की जाती हैं, एक्सेप्ट भी हो गई है। और वाडिया ग्रुप ओन्ड इस कंपनी ने जो है प्राइस एंड विटनी, प्रैट एंड विटनी, P&W इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनके अगेंस्ट इन्होंने आरोप लगाया है। इनफैक्ट उनके अगेंस्ट इन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी किए थे इन द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, राइट? और इस आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स में उनको एक आर्बिट्रेशन अवार्ड भी मिला, जो ऑब्वियसली प्राइस एंड प्रैट एंड विटनी जो है
ऑनर कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वॉशिंगटन में एक डिक्लेरेशन हुआ। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यॉन सुक योल, वो पहुंचे वॉशिंगटन और उन्होंने 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी वॉशिंगटन के साथ अबाउट देयर म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप्स। और उन्होंने जो है एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया रिगार्डिंग न्यूक्लियर डेटरेशन। तो डिटरेंस स्ट्रैटेजी के अंदर ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन की गई थी। तो इस वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के 4 मेजर पॉइंट्स बताइए। और 1990s में यूएस ने जो है साउथ कोरिया से ऑलमोस्ट 100 न्यूक्लियर वेपन्स जो है विथड्रॉ किए थे, राइट। तो ये कौन से ट्रीटी के अंडर उनको ये पावर मिली, उन्होंने ये स्टेप उठाया। और यूएस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में 1953 विच मीन 70 इयर्स अगो जो पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हुए थे इनके बीच में, कौन सी ट्रीटी के अंडर उन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी उन्होंने। और क्योंकि साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से थ्रेटेंड है, इनफैक्ट दैट्स व्हाई यूएस इज सपोर्टिंग इट। तो नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम बताइए। आंसर्स देखेंगे। 4 जो मेजर चीजें वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में मेंशन्ड है वो है कि अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो है साउथ चाइना सी में, कोरियन पेनिनसुला में जो है डिप्लॉय की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, एक न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। नंबर 3, यूएस जो है इंटेल शेयर करेगा रिगार्डिंग न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स इन दैट एरिया। एंड नंबर 4, यूएस जो है कोरिया के न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगा बाय यू नो joint military training programs and also intergovernmental stimulation on an annual basis. तो ये 4 चीजें डिसाइड की गई हैं इस ट्रीटी के अंडर, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के अंडर। और पहली बार जो यूएस और चाइना साउथ कोरिया ने जो है स्टार्ट ट्रीटी के अंडर, सॉरी स्टार्ट ट्रीटी विच इज द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसके अंडर 100 न्यूक्लियर वेपन्स जो है साउथ कोरिया से विड्रॉ किए थे 1990, सॉरी ये 1990s की बात है। और 1953 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएस और साउथ कोरिया ने साइन किया था पहली बार। और करंटली इनफैक्ट काफी सालों से जो नॉर्थ कोरिया है उसके लीडर है किम जोंग उन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आर्मी ने जो है ऑटोमेशन के इनिशिएटिव्स अनाउंस किए, राइट, एट ऑल लेवल्स फ्रॉम कमांडर टू ऑन द ग्राउंड लेवल। और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एनहांस करेगी। ये सिस्टम जो है बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है रोल आउट किया जा रहा है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम एक क्रिएट किया जा रहा है जिसमें काफी एक्सटेंसिव वैलिडेशन भी करी है ऑन बाय फील्ड टेस्टिंग एंड इन ऑल टेरेन्स एंड माउंटेन्स दिस ईयर। तो ये कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम है, इसका नाम बताइए। और कौन सी कंपनी है जिसमें इस सर्वेलेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेटर है। और आर्मी के सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम बताइए जो करंटली अपग्रेड हो रहा है। और कौन सा प्रोजेक्ट है जो कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है विद द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन ऑर्डर टू रिसीव कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर high resolution weather forecasts in order to improve troop movements along the northern borders, right? So what is the name of this project? और जो ये ऑटोमेशन इनिशिएटिव है, इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है एस्टिमेट का, वो कितना था, राइट। कॉस्ट जो है एस्टिमेट जो है अभी रिवाइज कर दिया गया है, बट ओरिजिनली उसका एस्टिमेट कितना था। और कौन से साल तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। सो आंसर्स देखेंगे। प्रोजेक्ट संजय का नाम है दिया गया है, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट संजय के अंडर। और इसको एक्सटेंसिवली वैलिडेट भी किया जा चुका है, इनफैक्ट वैलिडेशन के बाद इसकी कॉस्ट कम हुई है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो कंपनी जो इस प्रोजेक्ट की सिस्टम इंटीग्रेटर बनेगी। और ACCCS which is आर्टिलरी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, ये इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम
है जो इंडियन आर्मी यूज करती है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है अभी प्रोजेक्ट संजय के अंदर। और प्रोजेक्ट अनुमान है जो वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF के कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट रोल आउट किया जा रहा है, जिससे कि they will receive customized products for high resolution weather forecasts for components along the northern border। और इस प्रोजेक्ट संजय का जो एस्टिमेट है वो तकरीबन 2700 करोड़ था, अब जो है रिवाइज होकर 2400 करोड़ हो चुका है, और ये प्रोजेक्ट जो है 2026 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिस इज द फाइनल टॉपिक फॉर द डे। ईयू ने एआई लॉज के अलावा एक कार्बन पे भी टैक्स मूव किया है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इमीडिएटली नहीं, बट इन द फ्यूचर दिस विल गेट इनैक्टेड। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो एसोसिएशन है वो और इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इस बात को कीनली ऑब्जर्व करके प्लानिंग कर रही है कि भाई हम इसका काउंटर किस तरह से कर सकते हैं। तो इस का प्रपोज कार्बन टैक्स का नाम बताइए। नंबर 2, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इसकी वो शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। कब ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म शुरू होगी, और फाइनली इस टैक्स को जो है लिवाई कब से किया जाएगा। एंड लास्टली, ये जो प्रपोज्ड टैक्स है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अफेक्ट करेगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम विच सेक्टर, राइट। तो इसके आंसर्स है कि ये टैक्स जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से है, CABM के नाम से है ये प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, और इसके अंडर अक्टूबर 2023 से जो है मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी ऑफ imports from exporters who deploy non-green technologies in their manufacture। और ये कार्बन टैक्स जो है 2026 में डिवाइड की जाएगी, राइट। सो देयर स्टिल सम टाइम टू गो फॉर इट। और प्रपोज्ड कार्बन टैक्स जो है वो इंडिया के मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये अफेक्ट करेगी। तो इन सेक्टर्स को ये लेजिस्लेशन हेवीली अफेक्ट कर सकती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप यू गॉट लर्न समथिंग न्यू। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि हमारे पोर्टल पे आप अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उससे आप ये क्वेश्चंस जो है एज अ टेस्ट फॉर्म रिवाइज भी कर पाएंगे लेटर डेट। और मेन जो फायदा है हमारे पोर्टल पे साइन अप करने का वो ये है कि हमारी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो गारंटी के साथ आती है हाई क्वालिटी की, उस टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा, राइट। हमारे मॉक्स हाई क्वालिटी के हैं, इसमें रिसर्च करके हमने डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड किए अपने टेस्ट सीरीज में, और हर टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है आपको हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी, राइट। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपना फ्री मॉक एक्सेस कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।